नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार का मूड माहौल कैसा है, आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, खबरें कौन कौन सी हैं, उसका इम्पैक्ट क्या होगा और साथ ही आपके सवाल भी लेंगे। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ा है जिनसे हम डिटेल में जानेंगे मार्केट के बारे में। अजय केडिया है, केडिया कमोडिटी के, मनोज जैन साहब हैं पृथ्वी फिनमार्ट के, हेमंत बंसल हैं वीपी हैं इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन के, और साथ ही हमारे साथ शंकर ठक्कर जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष खाद्य तेल व्यापारी महासंघ के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और एडिबल ऑयल को लेकर इस वक्त बहुत चर्चा हो रही है, हमने आपको लगातार इसके ऊपर कवरेज भी दिखाई है। अब सरकार ने तेल कंपनियों को लिखा है, कहा है कि आप जो ग्लोबल मार्केट में जो दाम कम हुए हैं, जो इंपोर्ट सस्ता हुआ है, जो थोक में दाम कम हुए हैं, इसका फ़ायदा कंज्यूमर तक पहुंचाएं। तो हेमंत जी, आप तो IBPA के आपके बहुत सारे मेंबर हैं सर, आप जरा बताएं कि क्या देर हो रही है क्या कंपनियों की तरफ से दाम घटाने में? कंपनी जितनी भी हैं उन्होंने इमीडिएट स्टेप लिए हैं और सबने MRP कम कर दी है। बट एक चीज समझने की ये है कि जो भी ऑयल के पाउच या बॉटल होती है उसकी शेल्फ लाइफ 6 महीने से 9 महीने से 12 महीने होती है। ये है कि जो भी ऑयल के पाउच या बॉटल होती है उसकी शेल्फ लाइफ 6 महीने से 9 महीने से 12 महीने होती है। अच्छा, तो आज जो मार्केट के अंदर में जो इस MRP का माल पड़ा है, एक बार जिस MRP का माल मार्केट में चला गया वो तो वापस नहीं आ सकता है, उसकी तो बदली नहीं जा सकती है। अच्छा। और ये जो तेलों के भाव में गिरावट आई है ये पिछले 1 महीने में आई और मेजरली पिछले 15-20 दिनों में आई है। हाँ। तो कंपनी के यहाँ से जो भी माल निकल रहा है वो नीचे MRP का निकल रहा है। बट अगर आज कोई जाके आपका रिटेल पे जो एग्जिस्टिंग रिटेलर्स के पास में माल पड़ा है, जो एवरेज उनकी इन्वेंट्री होल्डिंग 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन, 60 दिन तक भी होती है, तो उस पे तो वही MRP का माल मिलेगा। अच्छा। तो आज उसको देख के ये निर्णय ले लेना कि MRP ज्यादा है वो सही नहीं है। अगर ये देखना है तो आज जो कंपनियों के यहाँ से माल निकल रहा है, जिस MRP का माल निकल रहा है उसे देखा जाए और उसके बेसिस पे ये करा जाए कि क्या MRP इस कंपनी ने कर दी है। अब जो पुरानी MRP का माल है उसका तो कुछ नहीं हो सकता है ना। बट इस ऑयल के ट्रेड में क्या होता है, MRP इररिलेवेंट होती है। अच्छा। आज अगर 175 रुपए MRP भी किसी की वो पड़ा है, हाँ। बट उस रिटेलर को उस दिन के भाव के आसपास बेचना पड़ेगा, वरना उसके यहाँ से कोई तेल नहीं उठाएगा। तो 175 है, अगर भाव गिर गए हैं तो वो कंज्यूमर को नीचे दे रहा है। अच्छा, ओके। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि MRP इरिलेवेंट हो गई है, ठीक है। तो हमारे साथ शंकर ठक्कर साहब भी जुड़ चुके हैं और जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं शंकर ठक्कर जी, और शंकर ठक्कर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ के। तो ठक्कर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। एडिबल ऑयल की कीमतों पर जब हम बात कर रहे हैं तो अभी हेमंत बंसल साहब हैं जो कि इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन के VP हैं। इनका कहना है कि वक्त लगता है, जैसे मान लीजिए दाम घटे तो कंपनियां जब MRP बदलती हैं तो उसको मार्केट तक पहुंचने में वक्त लगता है, और जो पुरानी MRP वाला पैक वहां पड़ा रहता है तो वो उस प्राइस पर बिकता है। तो इस पर आपका कमेंट क्या होगा? क्या जो थोक में दाम कम हो रहे हैं वो ठीक तरीके से पास ऑन हो रहे हैं कंज्यूमर तक? नहीं, देखिए, मेरा यहाँ मानना है कि जिस अनुपात में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दाम गिरे हुए हैं उस अनुपात में खुदरा बाजारों में दाम गिरे नहीं हुए हैं। अच्छा। इसकी बड़ा रीजन अगर कोई कारण अगर हम समझ सके तो ऐसा है कि जब दाम बढ़ते हैं तो आप देखेंगे ओवरनाइट बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां जिसके हाथों में आज का पूरा व्यापार चला गया है, ओवरनाइट बढ़ा लेती है। लेकिन जब दाम कम करने की बारी आती है तब सोच समझ के किया जाता है। नुकसानी किसी को नहीं करनी है, मुनाफा सबसे पहले ले लेना है। तो ये ऐसे चलेगा नहीं, क्योंकि जब आप दाम गिर रहे हैं उसी अनुपात में आपको दाम यहाँ पर जो MRP तो कम करनी ही करनी है, लेकिन साथ में जो खुदरा दाम है वो भी कम करने चाहिए ताकि जो ग्राहक को उपभोक्ता को उसका सही फायदा मिल सके। ठक्कर जी आज की जो नहीं, एक बात हमारे भारत के ठक्कर जी, मैं आप जो बात कह रहे हैं मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ। एक मिनट सुन ले मेरी बात ठक्कर जी, एक मिनट मेरी बात सुन लें।
एक मिनट मेरी बात सुन लें। मैं ये कह रहा हूँ, आप जो बात कह रहे हैं कि ये बात तो ठीक है ना कि मान लीजिए अगर अभी कोई कंपनी तेल की एमआरपी कुछ भी फिक्स करती है और वो तेल अगर मार्केट में जाता है तो अगर पुरानी एमआरपी उसको तो ठीक नहीं वापस नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए पुरानी एमआरपी पे गया हुआ है, नई एमआरपी कम होके जा रही है, ये देखना जरूरी है। क्या ये बात ठीक नहीं है? एमआरपी ज्यादा वास्तविक कीमत नहीं होती। वास्तविक कीमत आपको जो दाम बिक रहे हैं बाजार में, क्योंकि तो एमआरपी तो आप सब जानते हैं कि हमें एमआरपी का खेल क्या देश के अंदर चल रहा है। हो एमआरपी तो कई गुना कई चीजों में ज्यादा लगाई जाती है, उससे वास्तव का कोई ये नहीं होता है। हाँ। एमआरपी के साथ जो दाम बिक रहे हैं वास्तव में जो उपभोक्ता तक पहुंच रहे हैं वो दाम कम होने चाहिए, और वो तो उसमें तो डिस्काउंट मिल ही रहा है ना, उसमें तो डिस्काउंट मिल रहा है। बंसल जी, ये हेमंत ठक्कर जी कह रहे हैं कि जो एक्चुअल जिस प्राइस पे कंज्यूमर को मिल रहा है वो कम होना चाहिए। देखिए मृत्युंजय जी, ये क्या है, जितनी भी चाहे राष्ट्रीय कंपनी हो चाहे बहुराष्ट्रीय कंपनी, हर कंपनी यहाँ पर अपना ये ब्रांड का शेयर जिसे कहते हैं कि मेरा मार्केट में अगर टोटल मान लीजिए 1 लाख टन तेल बिकता है मार्केट में, तो मेरा ब्रांड का शेयर ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, सबका ये लक्ष्य होता है। ये तो सही है। अगर कोई कंपनी चाहे भी कि मैं अपने तेल का भाव ऊपर रख लूं, तो मार्केट उसे रखने नहीं देता। यहाँ 20 साल से यही काम कर रहे हैं। ठीक बात। अगर क्या है कि अगर मेरा भाव 50 पैसा या 1 रुपया भी पाउच ऊपर है, दूसरी ब्रांड का माल उठा के ले जाएगा। आप चाहो चाहे नहीं चाहो, आपको एज ए कंपनी चलना मार्केट के हिसाब से पड़ेगा। और आज हम कोई सी भी जो भी हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं, जितनी भी कंपनीज है, इमीडिएट ओवरनाइट वो पास ऑन होता है जो भी मार्केट में तेजी या मंदी होती है। तो अगर उसके बाद में अगर कंपनीज को अपना शेयर करने के लिए करना है, अब कंज्यूमर को किस रेट में मिल रहा है, उसके बीच में कंपनीज के बीच में 3 तरह के चैनल और हैं, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर। वो कौन सा अपना प्राइस कम ज्यादा कब करता है, तो जैसे ठक्कर साहब अगर उसके अध्यक्ष हैं तो उसको उस लाइन पे अगर थोड़ा सा उन लोगों को और प्रोत्साहित करें कि भैया जब भी अगर ये प्राइस कम ज्यादा और होता है तो मार्केट में पास ऑन करे। कंपनी तो ओवरनाइट पास ऑन करती है, अगर वो नहीं करेगी तो उसका शेयर कोई दूसरी कंपनी एक दिन में ले जाती है। अच्छा, तो ठक्कर साहब, बंसल जी तो आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि आप लोग ग्राउंड पे काम करें, उनको आप कन्विंस करें कि पास ऑन करें कंज्यूमर तक जल्दी से जल्दी। कंपनियां तो कर देती हैं अपने हिसाब से काम। देखिए झा जी, हमारे साथ इंपोर्टर से लेके सारी चैनल हमारे साथ जुड़ी हुई है, सिर्फ खुदरा व्यापारी नहीं। हमारा कहना यह है कि उत्पादक जब तक दाम कम नहीं करता है, हमारे खुदरा या जिसमें जो चैनल है सारी, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर हो चाहे रिटेलर हो, और अभी आज का जो दौर है, पिछले 5-10 सालों में जो परिवर्तन आया व्यापार के तौर तरीकों में, जिसमें अभी लोग ज्यादातर ऑनलाइन, मल्टीनेशनल चेन और ये जो मॉडर्न ट्रेड है उसके माध्यम से खरीदी कर रहा है। तो वहां पर ये जो बड़ी कंपनियों की जो उनके साथ की पॉलिसी डिफरेंट है, और खुदरा व्यापार में जो माल जाता है उसके लिए उनकी पॉलिसियां डिफरेंट है। तो जो बड़े अनुपात में माल जा रहा है वहां पे दाम कम नहीं होंगे तो हमारे जो उपभोक्ता है उसको इसका अच्छा नहीं, आप ये कह रहे हैं कि जो बड़े रिटेल चेन हैं या जो बड़ी कंपनियां, उनको अलग एमआरपी पे भाव जाता है, और जो छोटे ट्रेडर हैं जो उनको अलग एमआरपी पे भाव मतलब माल मिलता है। उनके लिए उनकी पॉलिसी पूरी अलग है, क्योंकि ये बल्क में इतना बड़ा क्वांटिटी का, ये बिल्कुल नई बात बता रहे हैं आप कि एक ही मतलब एमआरपी 2 ट्रेडर के लिए अलग अलग एमआरपी, ऐसा होता है क्या बंसल जी? ज्ञान में तो ऐसा नहीं है कि ये ऐसा होता है कि 2, 3, 4, 5 एमआरपी का माल छपता है। जब कंपनी डिसाइड करती हैं, एक एमआरपी डिसाइड होती है, वो प्लांटों पे सर्कुलेट होती है और उस एमआरपी की छपाई उसी दिन से शुरू हो जाती है। अच्छा, क्योंकि अभी जैसे क्या है, मैं अभी भी ठक्कर साहब ने भी ये माना और मैं भी ये कह रहा हूँ, एमआरपी का रेलेवेंस नहीं है। क्योंकि क्या है, जिस रेट पे तेल खुदरा में बिक रहा है, एमआरपी 10, 15, 20, 25 रुपए ब्रांड के अनुसार जिसकी जैसी पॉलिसी है वो ऊपर होती है, तो उससे फर्क क्या पड़ता है? अगर आप अगर ये नहीं, वो कह रहे हैं, ठक्कर साहब कह रहे हैं कि जो छोटे कारोबारी हैं उनके लिए अलग पॉलिसी होती है, उनको ऊपर के एमआरपी पे मिलता है माल, बड़े चेन को कम एमआरपी पे मिलता है, तो वो डिस्काउंट दे देते हैं, ये डिस्काउंट नहीं दे पाते हैं, ऐसा है क्या? मेरे संज्ञान में तो ऐसा नहीं है। ये जो भी होता है, एक ही एमआरपी का माल छपता है। देखिए, ऑनलाइन रिटेल और में ये दिखाने का तरीका होता है। आज आप किसी भी ई कॉमर्स ऑनलाइन रिटेल पे जाएं, उनका
एक अपना प्रोडक्ट बेचने का तरीका ये है कि वो अपना डिस्काउंट दिखाते हैं, एमआरपी पे इतना डिस्काउंट। बट कंज्यूमर समझदार है, सबको समझ आता है कि वो डिस्काउंट कितना है और बाकी जो बिना डिस्काउंट दिखा रहा है वो कितना है, वो कंज्यूमर को डिसाइड करना है कि कहाँ से अच्छा, खरीदना एक बात बताइए ठक्कर साहब, जो बात बंसल जी कह रहे हैं, लेकिन कई बार ये होता है कि जब आप बड़े रिटेल चेन में जाते हैं, मैं किसी को डिफेंड या किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप जब बड़े आउटलेट पे जाते हैं तो आपको वहाँ पे डिस्काउंट ठीक ठाक मिल जाता है, छोटी जगह पे नहीं मिलता है डिस्काउंट। कई बार तो ये होता है कि एमआरपी, छोटी जगहों में एमआरपी पे ही पूरा सामान बेच दिया जाता है। इसके पीछे क्या गणित है, ऐसा क्यों? उसके लिए जिम्मेदार खुद ये बड़ी कंपनियां हैं। अच्छा। इन्होंने इनके लिए पॉलिसी अलग बनाई। इनके रेट जब बिक्री होती है उनके माल की, अच्छा। तो एक मॉडर्न ट्रेड की डिमांड आती है बड़ी बल्क में, तो उनके लिए वो अलग दाम से बेचते हैं। और जब वो अपनी जो पुरानी चैनल चल रही है डिस्ट्रीब्यूटर, सीएनएफ एंड रिटेलर, उसके लिए वो अलग रेट से बेचते हैं। तो बेच ही नहीं पाएगा उनके मुकाबले, उनके पास उतना धन नहीं है, उनकी उनकी कैपेसिटी नहीं है, उतना स्टोरेज नहीं है, सब कुछ नहीं है, तो वो रेट में तो बेच ही नहीं पाएंगे, सीधी सी बात है। और आज जो बड़ी कंपनियां अपने जो आउटलेट है उसमें क्या गिमिक कर रही है वो तो आप सब समझदार है, समझ रहे हो क्या कर रहे हैं। छोटे छोटे पैक में डिस्काउंट दिखाते हैं, बड़े पैकिंग में वो डिस्काउंट कम हो जाता है। उपभोक्ता वो समझ नहीं पाता है, उनको जो आगे रखी हुई कुछ चीजें वो आकर्षक जो दिख रही है उसमें उनको दिख रहा है कि ये तो कम दाम में मिल रहा है। वास्तव में यदि वो सब चीजों का अध्ययन करता है तब उन्हें पता चलता है कि उन्हें कम दाम में क्या मिला बड़े जो मल्टीनेशनल चेन है उसमें से। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपसे बंसल जी, कि आपके हिसाब, हाँ, ये तेल का जो बिजनेस है, हाँ, ये दवाइयों का बिजनेस नहीं है। ये तेल का जो बिजनेस है, जो बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी है या मतलब एमएनसी या अपनी कंपनीज हैं, अगर इनके जो मार्जिन हैं वो 50 पैसा, 1-1.5-2 रुपया लीटर का रहता है, तो जिसमें वो कहावत है ना, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या, तो मतलब अगर कहीं किसी को ऐसा लगता है कि वो रिटेल चेन्स को 5-5 रुपए नीचे या 10 रुपए नीचे भेजा जाता है, तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, जिसके पास मार्जिन ही 50 पैसे किलो या 1 रुपए किलो का है, वो किसको क्या एक्स्ट्रा देगा। ठीक है, बाकी कौन किस टाइम पे बुकिंग कर रहा है, उस टाइम पे क्या रेट है, वो उनकी अपनी समझ है। ठीक बात वो है। उनको नुकसान में बेचना है या फायदे में बेचना है, वो उनकी स्ट्रेटेजी है रिटेलर की। उसमें कंपनीज क्या करेगी। हाँ। देखिए, मॉडर्न ट्रेड एक अलग डिफरेंट फॉर्मेट है। एग्जैक्टली। जो ये तेल, चीनी, आटा, ये होते हैं, ये केवीआईज कहलाते हैं। ठीक है, इससे क्या है कि वो कस्टमर अट्रैक्ट होता है और हाई मार्जिन आइटम लेके जाता है। एक छोटा सवाल बंसल जी आपसे, और आखिरी सवाल, कि आपके हिसाब से कितनी गुंजाइश है अभी और एमआरपी कम होने की? देखिए मृत्युंजय जी, मैं एमआरपी कम होना या बढ़ना ये होएगा तेल के भावों से। हाँ, भाव तो गिरे हैं ना, हाँ, भाव गिरे हैं तो सब कंपनीज ने एमआरपी कम करी है। जिसने नहीं करी है, जिसने भी, अगर किसी भी कंपनी ने नहीं करी है तो उसे करनी चाहिए। मेरे हिसाब से जितने भी मतलब जो बड़े प्लेयर है, सबने अपने एमआरपी रिवाइज कर दी है। छोटे जो वो है उनके मैं नहीं कह सकता, बट अब जो एमआरपी कम हो गई है, पिछले 4 दिन में, पिछले 5 दिन में तेल के भाव 3 रुपए किलो बढ़ गए। अच्छा, ठीक है ना। तो अब ये एमआरपी मतलब किसी ने तो इस हद तक कम कर दी थी कि अगर ये 3-4 रुपए किलो और बढ़ा तो उसको शायद एमआरपी वापस बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो बट मैं ये कह रहा हूँ कि एमआरपी बढ़ना या घटना डिपेंड करेगा कि तेल के भाव यहाँ से कैसे चलते हैं। मुझे अगर मेरा पर्सनल आप व्यू जानना चाहें तो मैंने आपके साथ में पहले भी इंटरव्यू में बोला है, आज से 10-1 दिन पहले, कि मुझे लगता है तेल के दाम काफी नीचे आ चुके हैं। अच्छा। तो यहाँ से और नीचे जाने की गुंजाइश कम है। बहुत शुक्रिया बंसल जी आपका, ठक्कर जी आपका, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आगे इसमें क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब लौटते हैं कि अब मार्केट में आपको आज करना क्या है। अजय जी, आज आप देखिए गोल्ड में कल ऑल टाइम हाई को छूने के बाद एक करेक्शन आया है, आज 200 रुपए नीचे है गोल्ड। आज शाम के लिए क्या ट्रेड आप बताएंगे सर गोल्ड में? नमस्कार मित्र जी, डेफिनेटली देखा मेटल तो काफी बुलिश है। जिस ढंग से हमने फेड के जो आउटकम आते हुए देखा, ये तो पक्का है कि आगे रेट हाइक नहीं होगा, ये उम्मीद के अनुसार है। बट अब मुझे लगता है कि जो बड़ा इवेंट था वो हो चुका है, एक प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में दिखाई दे रही। तो आज मॉर्निंग से ही हम देख रहे हैं कि मार्केट में एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है और मार्केट में गिरावट का रुख कंटिन्यू बना हुआ है। तो आज के सेशन के लिए मुझे लगता है गोल्ड में अगर थोड़ा भी बाउंस वापस मिलता है तो 61,500 के करीब बेच के चलिए। 61,800 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट 61,000 का रहेगा। ट्रेंड आज नेगेटिव रहेगा। ठीक है, इस पर आप नजर रखिए। आप कह रहे हैं कि गोल्ड में आज थोड़ी कमजोरी ही रहेगी। मनोज जी, आप एग्री करते हैं? आपको भी लगता है गोल्ड 61,300 पर बेचकर चला जाए?
नमस्कार मृत्युंजय जी, बिल्कुल मेरा यहाँ बिकवाली की सलाह नहीं रहेगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ट्रेंड ओवरऑल यहाँ पे जो लॉन्गर टर्म ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। और जिस तरह से यूएस के डेटा आ रहे हैं तो निचले स्तरों पर बार बार सपोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं। अभी 6 बजे यूएस के एम्प्लॉयमेंट के जो नंबर्स है वो आना है, और उम्मीद है कि वहाँ पे जो नंबर्स है वो उम्मीद से कमजोर ही आएंगे। तो निचले स्तरों पर फिर एक बार सपोर्ट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। बेहतर होगा कि एक बार डेटा का वेट करें, और कहीं भी अगर 61,000 के आसपास के भाव मिले तो बाइंग करके चलना चाहिए, क्योंकि लॉन्गर टर्म ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। तो बिकवाली की सलाह नहीं रहेगी, डिप्स में बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो एक रखना है 60,600 के आसपास का रखें। फिर से एक बार 61,600-700 तक के स्तर जो है 1 से 2 सेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी डिप्स में बाय की सलाह रहेगी। ओके, डिप में आपकी राय बाइंग की है। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है पवन का, हरियाणा से। पूछिए पवन जी। सर नमस्कार जी। नमस्कार, पूछिए। सर मुझे केडिया जी से धनिया के बारे में पूछना है और जैन साहब से ग्वार के बारे में पूछना है लॉन्ग टर्म के लिए। ग्वार और अच्छा कोरिएंडर। तो केडिया जी से आपको पूछना है कोरिएंडर के बारे में। बताइए केडिया जी। देखिए, सबसे पहले अगर कोरिएंडर की बात करें तो रिसेंटली हमने देखा प्राइजेस के अंदर कंटिन्यू एक अच्छी गिरावट आई थी, उसके बाद अब मार्केट रिकवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि अराइवल प्रेशर रहेगा आगे भी, बट लोअर लेवल से हमने बाइंग जरूर आते हुए देखी है। तो एक थोड़ा बहुत सपोर्ट मार्केट को मिला हुआ रहेगा, जो ऊपर में 6850 से 6900 तक का लेवल रहेगा। 7101 टर्मिनल रेट हम समझते हैं, क्योंकि अभी धीरे धीरे अराइवल भी रहेगा। तो शॉर्ट टर्म में 6850 से 6900 के लिए लेके चलना चाहिए। ओके, ठीक है। जैन साहब आप जरा बताएं, ग्वार पर भी उनका सवाल था। ग्वार में क्या होना चाहिए, अभी ग्वार में क्या होगा? ग्वार में हम देख रहे हैं कि काफी समय से एक दायरे में ग्वार बना हुआ है, लेकिन इस सप्ताह हमने अच्छी जो रिकवरी ग्वार की कीमतों में आते हुए देखी है। तो हमारा मानना है कि नेक्स्ट वीक भी जो ये मोमेंटम बना रहेगा। 5,500 अब यहाँ काफी अहम सपोर्ट है। नेक्स्ट वीक में मेरा मानना है कि एक बार कीमतें फिर 5,850 तक के स्तर जो है ग्वार में दिखा सकती है। तो कहीं भी 5600 से 5640 का रेंज मिले तो बाय करके चलना चाहिए। ऊपर में 5,850 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकता है। ठीक है। अगला सवाल पंकज का है। पूछिए पंकज जी। सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर मेरा प्रश्न हमारे बैठे दोनों पैनलिस्ट से रहेगा। हमें कॉपर और जिंक के बारे में जानकारी चाहिए कि एलएमई के स्तर पे जो बाजार M6 का चल रहा है वो क्या सस्टेन करेगा, या बाजार नीचे या ऊपर किस तरफ दिशा, मतलब किस दिशा की तरफ जाएगा सर? किस दिशा पे की तरफ जाएगा मतलब एलएमई के हिसाब से किस दिशा पे जाएगा सर? बताइए अजय जी। देखिए, सबसे पहले कॉपर की बात करें तो कॉपर में हमें लगता है मार्केट का ट्रेंड साइडवे टू नेगेटिव है। नो डाउट थोड़ा बहुत बाउंस आज के सेशन में जरूर दिखाई देगा। एलएमई पे भी अगर हम देखें तो प्राइजेस ने बहुत बार कोशिश की है हायर साइड पे सस्टेन करने की, बट बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये 86-8650 एलएमई पे और डोमेस्टिक मार्केट पे वापस आज के सेशन के लिए तो हम लोग देख रहे हैं 746 तक का एक जंप मिल सकता है। तो आज लेके चलिए 738 पे 734 के स्टॉप लॉस से। बट ओवरऑल मुझे लगता है ये 720 710 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस ढंग से मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी चाइना में और यूएस में जो कंसर्न्स बने हुए हैं, जिसके चलते कॉपर में कंटिन्यू दबाव बना हुआ रहेगा। ठीक है। अगला सवाल है राहुल का। पूछिए राहुल जी। राहुल आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी। एक सारी ये जो दिल्ली पे 500 की रेंज में है, ये 5800 हो सकता है अगले 2 महीने में? क्या दिल्ली चना जो 500 की रेंज में है अभी, वो 5800 हो सकता है क्या? तो क्या भी है आपका मनोज जी? चने में तेजी आगे आप देख रहे हैं? नहीं, अभी दायरे का ही कारोबार है मृत्युंजय जी। मेरा नहीं मानना है कि 5,800 तक के भाव जा सकते हैं, लेकिन हाँ 150-200 रुपए की तेजी देखने को मिल सकती है। जो रेंज है वो 5,000 से 5,500 की है। 5800 की हाल फिलहाल गुंजाइश नहीं है, लेकिन 5,500 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कॉलर सोनू है। पूछिए सोनू। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, पूछिए। सर मेरा लॉन्ग टर्म व्यू जानना है केडिया जी से ग्वार सीट के बारे में, मई 2024 तक सर, फिजिकल ट्रेडर सर। मई 2024 तक लॉन्ग टर्म व्यू। इतना लंबा व्यू पता नहीं ग्वार में होता भी है कि नहीं। बताइए अजय जी। बिल्कुल मृदन जी, अगर हम पिछले 4 महीने की बात करें तो मार्केट इतने सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है कि लंबा व्यू लेना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि 2-3 बड़े ट्रिगर्स है जो अभी तक मार्केट ने फैक्टरिंग नहीं किया। एक तो बरसात का है, सोइंग है, जिसके ऊपर इम्पैक्ट करेगी। यूएस में भी हम देख रहे हैं कि ऑयल एंड गैस के ऊपर अभी बैठकर लगाई जा रही है। तो मुझे लगता है कि 1 साल के बजाय अगर हम अगस्त तक की बात करें, जिसके अंदर सोइंग, मानसून, ये दोनों फैक्टर रहेगा, वो काफी इंपॉर्टेंट। तो हमने देखा 5400-5500 का काफी बड़े सपोर्ट से मार्केट होल्ड करता हुआ दिखाई दे रहा है।
जैसे मनोज जी ने भी कहा है कि 5850 का की रेजिस्टेंट है, अगर ये तोड़ देता है तो 6150 से लेकर 6600 का इमीडिएट टारगेट लग रहा है। बट हो सकता है अगस्त तक अगर मानसून और स्विंग फैक्टर अगर सिमिलरली रहते हैं तो 7000 तक का भी लेवल दिखने मिल सकता है। तो टाइमिंग 6100 से 6600 का एक रेंज है, हायर साइड पे इनको ये लेवल देख के चलना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है सचिन का, पूछिए सचिन जी। सचिन जी आप सुन पा रहे हैं? अब तक उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। खैर, उनका सवाल वैसे गोल्ड पे था, गोल्ड में क्या करना चाहिए, गोल्ड पे हमने बात की भी है। एक बार फिर से बता दें मनोज जी, एकदम ताजा भाव पर कोई ट्रेड। 6 बजे डेटा आने वाले हैं, उसका वेट करना चाहिए मृत्युंजय जी, और डिप्स में बाई की सलाह रहेगी। 61,000 के स्तर पर बाय कर सकते हैं। ठीक है, 60,600 का स्टॉप लॉस रखे, ऊपर में 61,600 700 तक के लक्ष्य लेकर के चल सकते। ओके, क्रूड में तेज गिरावट के बाद एक रिकवरी अभी दिख रही है, 2% के आसपास की रिकवरी। अजय जी, क्या ये रिकवरी आपको टिकाऊ लग रही है? ये तेजी बढ़ सकती है क्रूड में? चाइना फैक्टर था अगेन इसके अंदर, जहां पे अनसर्टेनिटी बनी हुई है रिसेशन की और चाइना ग्रोथ को लेकर, जिसकी वजह से प्राइसेस में काफी बड़ी गिरावट आई है। टाइमिंग मुझे लगता है कि ओपेक और प्लस जिस ढंग से सऊदी ने रिपोर्ट किया है कि ओएसपीस को कम कर रहे हैं, उसके बाद मार्केट को कहीं ना कहीं सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया है। तो एक टेम्पररी बाउंस मुझे लग रहा है, क्योंकि ब्रेंट क्रूड भी 70 के सपोर्ट से उठा है। तो डोमेस्टिक मार्केट पे मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी कच्चे तेल में मिलती हुई दिखाई देगी, जो आज के सेशन में देखने मिल सकता है, जहां पे 5740 पे लेके चलिए, 5670 का स्टॉप लॉस रहेगा, 5900 के टारगेट के लिए लेके चला जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर अंकुश हैं, पूछिए अंकुश। सुन रहे हैं आप अंकुश? चलिए, लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अगला सवाल अक्षय का है, पूछिए अक्षय। अक्षय आप सुन पा रहे हैं? लगता है आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, अब बात जरा मेटल की कर लें। मेटल में कोई ट्रेड अजय जी आपके पास है आज के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि बेस मेटल के अंदर आज फ्राइडे भी है, थोड़ा बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कॉपर में 738 पे लेके चलिए, छोटा एक स्टॉप लॉस लगाइए। 734 का एक बाउंस एक्सपेक्टेड है, जो 745 से 740 तक का रह सकता है। वहीं जिंक के अंदर भी हमें लगता है कि प्राइसेस थोड़ा बहुत सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है 234 के करीब। तो यहाँ पे भी हम लेके चल सकते हैं 239 के टारगेट के लिए। तो टेम्पररी बाउंस है, बट अगला हफ्ता फिर से बाउंस पे बिकवाली देखने मिल जाएगी। अच्छा, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई मेटल पे कि मेटल में आपको करना क्या है। ठीक है, इस पर आप नज़र रखिए। अच्छा मनोज जी, जीरा, मतलब जीरे के बारे में तो आप कोई टारगेट क्या पूछा जाए, मतलब आप बताइए कि आज फिर जीरे ने नया हाई बनाया है 47,000 के ऊपर, क्या व्यू है आपका? यह मजबूती बरकरार रहेगी मृत्युंजय जी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो अराइवल्स है वो लगातार कम हो रहे हैं, और जो डिमांड है एक्सपोर्ट्स की वो बेहतर बनी हुई है। और जिस तरह से एल नीनो को लेकर के जो खबरें आ रही है लगातार, तो वो कीमतों को सपोर्ट करती रहेगी। और ये इस बार जो शॉर्टेज की कमोडिटी है, इसलिए यहाँ पे कोई निश्चित टारगेट जो है वो टारगेट करना मुश्किल रहेगा, लेकिन ट्रेंड तेजी का है। शॉर्ट सेल बिल्कुल ना करें, कहीं भी गिरावट में बाय करके ही चलें। अब 44,500 यहाँ काफी जो अहम सपोर्ट बन गया है, और ऊपर में नेक्स्ट वीक मेरा मानना है कि 48,500 48,800 तक के स्तर जो एक बार देखने को मिल सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका, अजय जी आपका जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए।